नमस्कार बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है 26 मई 2023 का। इसमें देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग को और करंट अफेयर्स आज हम लोग को देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक करंट अफेयर्स को देखेंगे जो वन लाइनर होंगे, उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन वाले करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या कही गई है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड मेघालय। तो असम और मेघालय के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो इसी को लेके इसको सुलझाने के लिए इन दोनों के बीच में वार्ता हुई है, चीफ मिनिस्टर टॉक है। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, तो दिल्ली देहरादून के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया है, इनॉग्रेट किया है। और ये अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। आपको पता होगा कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद थर्ड न्यूज़ ये है कि जो फ्लोरिडा की गवर्नर है, आपको पता होगा यूएस में एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, टोटल 50 स्टेट्स हैं जिसमें से एक स्टेट है जिसका नाम है फ्लोरिडा। वहाँ की गवर्नर जो है रिपब्लिकन की, वहाँ पे दो पार्टी मेनली है, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है। तो रिपब्लिकन पार्टी की जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि मतलब उनका नाम है रॉन डिसैंटिस। उन्होंने कहा है कि वो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में पार्ट लेंगी। इस बार वो यूएस प्रेसिडेंशियल की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और कौन सी पार्टी की तरफ से? रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। टाइम शेल्टर नॉवल के लिए दिया गया है, किसको? जियोर्जियो गैस्पोडिनोव को दिया गया है। और इनकी जो ट्रांसलेटर हैं एंजेला रोडेल, उनको दिया गया है। बुल्गारिया की हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो जियोर्जियो है, नाम में ही देखिए बुल्गारिया जैसा नाम लग रहा है, जियोर्जियो गॉस्पिडोनोव। ठीक है, और किस नॉवल के लिए दिया गया? तो टाइम शेल्टर नॉवल का नाम है। इसके बाद आते हैं, देखिए एक नया इंपॉर्टेंट सेंटर स्टार्ट किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑन अरुणाचल। और ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। जैसे आपको पता होगा नीति आयोग है, ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी नीति आयोग की तरह ही इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो स्कोच सिल्वर अवार्ड है, किसको दिया गया है? तो स्कोच सिल्वर अवार्ड जो दिया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज को दिया गया है, चंडीगढ़ की। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को क्या दिया गया है? स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है 2023 का। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैटबॉट स्टार्ट किया है जिसका नाम है जुगलबंदी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा गांव का नाम है। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, मतलब किस क्षेत्र के लिए स्टार्ट किया? तो जो रूरल इंडिया है, ठीक है, मतलब जो गांव में बसा हुआ इंडिया है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये पहल स्टार्ट करी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है अभी, आपको पता होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक ये कह सकते हैं कि वहाँ पे स्पीच भी दी थी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो थीम थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, वो क्या थी? वो थी WHO एट 75, मतलब 75 साल हो चुके हैं WHO के, तो WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये क्या थी? थीम थी इस बार के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। WHO में अगर आप देखेंगे कितने मेंबर्स हैं, 194 मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे यूएन में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उसको, थर्ड एडिशन है उसका, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। मेनली इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। और इसका जो एंडिंग होगी, मतलब जो लास्ट डे है इसका, क्लोजिंग सेरेमनी जो होनी है वो कहाँ पर होनी है? तो ये होनी है बनारस में। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जो लोग मेनली यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एग्जाम्स की, उनमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसके बाद आते हैं आईएनएस विक्रांत पे मिग 29 के जो है उसको लॉन्च, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसको टेक ऑफ भी कराया गया, उसको लैंड भी कराया गया। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि ये नाइट ट्रैप है। नाइट ट्रैप का मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको कि रात में देखिए उड़ाने की बात यहाँ पर करी आ रही है, कि रात में ये इस पे आके लैंड किया है। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत फर्स्ट, अब देखिए आईएनएस विक्रांत के बारे में जानना जरूरी है कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो हमारे पास पहले से एक इंडिजीनियस, मतलब एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, इंडिजीनियस तो नहीं था, वो था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य था। लेकिन विक्रमादित्य किसने बनाया था? तो ये रशिया से आया था, मतलब रशिया की टेक्नोलॉजी से बना था, रशिया की, वहाँ पर रशिया से बन के आया था। लेकिन विक्रांत जो है पूरा पूरा इंडिजीनियस है। किसने बनाया है? सबसे इंपॉर्टेंट है, बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम विक्रांत है उसको बनाया है। ठीक है, अब इसके कई सारे सी ट्रायल चल ही रहे हैं। ठीक है, 4 अगस्त को भी हुआ था सी ट्रायल, जिसमें पहला सी ट्रायल था जिसमें मिग 29K को वहाँ पर उतारा गया था। इंडिजीनियस LCA जो है उसको उतारा गया था। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उतारा गया था। लेकिन अभी जो है 24 मई को जो यहाँ पर लैंडिंग हुई है, नाइट लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होना है, नाइट लैंडिंग हुई है मिग 29K की। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश ने लोन लिया है किस चीज़ के लिए, कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए लोन लिया है किससे, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो जरूर बताएंगे कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ ओपन करी गई है, असम में ओपन करी है। और ये भारत की, अगर वर्ल्ड की अगर आप देखेंगे 11th है, और कंट्री की कौन सी है, 10th है, ठीक है। और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, गुवाहाटी में इस्टेब्लिश हुई है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप की यहाँ पर एक कैंपेन की बात हो रही है, कैंपेन का नाम है समर्थ कैंपेन। और समर्थ कैंपेन क्या कर रहा है, जो ग्राम पंचायत लेवल होती है, जो सबसे छोटी लेवल है एक तरीके से कह सकते हैं, जो गाँव की लेवल है, उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है समर्थ कैंपेन, ठीक है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो मतलब एक स्कीम है जिसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन कह सकते हैं। मतलब भारत में आपको पता होगा जो नेट ज़ीरो है वो हम लोग कब तक अचीव करने की बात कर रहे हैं, 2070 तक अचीव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये किसकी मदद से हो पाएगा, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद से ही हो सकता है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब ये सब बातें कहाँ कही गई हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वेबसाइट और लोगो का लॉन्च हुआ है जॉइंट 8th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल और 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, इनकी जो मीटिंग हो रही है गोवा में, उसमें वेबसाइट और लोगो को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या-क्या बात बताई गई है, जैसे मिशन इनोवेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मिशन इनोवेशन की यहाँ पर बात करिए, मिशन इनोवेशन है क्या? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पीएम का जो एक विज़न है, किस चीज़ का विज़न है? तो इंडिया क्लाइमेट एक्शन का विज़न है, पंचामृत का मिशन है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके मिशन इनोवेशन एक मिशन है जो स्टार्ट किया गया कोप 26 में। अब पंचामृत, पंच अमृत, पंच मतलब 5 होता है, अमृत मतलब कुछ अच्छी चीज़ है। अब ये पंच अमृत क्या-क्या है, तो पहली चीज़ तो ये समझ जाइएगा कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सबसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इससे ना प्रोड्यूस होके सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, हाइड्रो हो गया, इनसे 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होनी है कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी कब तक, 2030 तक, ये पहला टारगेट है पंचामृत में। इसके बाद एटलीस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, मतलब 2030 तक आधा या आधे से ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी भारत की, वो कैसे फुलफिल होगी, रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। CO2 एमिशन को रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन तक, CO2 एमिशन को रिड्यूस करना है कब तक, 2030 तक। मतलब ज़्यादातर जो इसमें गोल्स हैं वो 2030 में फुलफिल करने हैं। इसके बाद आते हैं कार्बन इंटेंसिटी को लो करना है, ठीक है। कब तक, कितना परसेंट, तो 45% तक कार्बन इंटेंसिटी को लो करना है 2030 तक। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत जो है नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट अचीव करना चाह रहा है 2070 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद मिशन इनोवेशन की बात करी गई है, मोदी जी ने स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है 23 कंट्रीज़ का, साथ में यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्लीन एनर्जी रिवोल्यूशन की भी बात करी गई है कि क्लीन एनर्जी रिवोल्यूशन को भी एक्सेलरेट किया जाएगा, ठीक है। अब मिशन इनोवेशन की बात अगर करी जाए तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर कौन है, इंडिया है, ठीक है। क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल होगी, ये सब चीज़ों की यहाँ पर बात करी गई है। इसके बाद आते हैं, देखिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मॉडल कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल, तो इनका एक मॉडल डेवलप हुआ है कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स का, जिससे ये पता चलेगा कि जो अनयूजुअल पोलराइजेशन हो रहा था कॉमेट के थ्रू, 21 बोरिसोव कॉमेट का नाम है, इसके थ्रू जो अनयूजुअल पोलराइजेशन देखा गया था, तो वो कैसे उसको यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली उसको कैसे देखा जा सकता है, मतलब कॉमिक डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू उसको कैसे देखा जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पर बात करी। मतलब ये थोड़ी साइंटिफिक बात है, इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है, ये कब मनाया गया, तो 24 मई को मनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड जो लोग हैं, उसका ये जो डिपार्टमेंट है वो इसको सेलिब्रेट करता है, मेनली इसलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। अब शिज़ोफ्रेनिया क्या है, तो एक तरीके की मेंटल इलनेस है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर।
एजेंडा क्या है? तो एजेंडा इस मिनिस्ट्री का ये होता है, मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसका एजेंडा ये होता है कि सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट किया जाए और जो लोग एम्पावर्ड नहीं हैं, उनको एम्पावर करने की बात यहाँ पर होती है। और एम्पावर्ड कौन नहीं होता है? तो मेनली जो वीकर क्लासेस होती हैं, जो डिसेबल्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है? या जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, वो एक तरीके से एम्पावर्ड नहीं होते, तो उनको एम्पावर करने की बात यहाँ पर करी जाती है। तो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं, देखिए एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में आप लोग ने सुना होगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो फील्ड जैसे हो गई ब्रेवरी में दिया जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स में, सोशल सर्विस में, साइंस एंड टेक में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, आर्ट और कल्चर में और इनोवेशन में। तो इन सारी चीज़ों में ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये दिया जाता है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको देती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देता कौन है इस अवार्ड को? तो इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इस समय तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये नाम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संथल ट्राइब की है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्राइब कोई पूछ लिया थी तो संथल ट्राइब की है। इसके बाद आते हैं क्या क्या दिया जाता है? तो कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख रुपए का, मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये जो बाल पुरस्कार है बच्चों के लिए ही होगा, तो कोई भी चाइल्ड जिसकी एज क्या होनी चाहिए? 18 साल से कम, वही इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल है, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। 2 लोग की बात हो रही है यहाँ पर, नीरज चोपड़ा की बात हो रही है और साथ ही साथ प्रयास जैन की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा को सब लोग जानते होंगे, ये क्या करते हैं? तो जैवलिन थ्रोवर हैं ये। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए थे ये जैवलिन थ्रो में। तो इनको ट्रेन करने के लिए बात हो रही है, कहाँ पर भेजा जाएगा? इनको फिनलैंड भेजा जाएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में इनको फिर से गोल्ड लाने की बात यहाँ पर करी आ रही है, तो उसके लिए इनको ट्रेनिंग की जरूरत है और ट्रेनिंग कहाँ कराई जाएगी? फिनलैंड में कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ एक और हैं जिनका नाम है प्रयास जैन, और ये क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। ये भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इनको कहाँ भेजा जा रहा है? तो इनको ताइवान भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीति आयोग के बारे में आते हैं। तो 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो हुई है नीति आयोग की, उसको अभी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर किस किस चीज़ों की बात हो रही है, कौन कौन से विषय की बात हो रही है? तो मेन जो थीम है इस मीटिंग की, ठीक है, नीति आयोग काउंसिल मीटिंग की जो मेन थीम है वो क्या है? विकसित भारत एट 2047। अब 2047 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारे आज़ादी के कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। तो विकसित भारत एट 2047, रोल ऑफ टीम इंडिया। अब टीम इंडिया क्यों कहा गया? तो टीम इंडिया का मतलब ये है कि यहाँ पर यूनियन की बात हो रही है प्लस स्टेट्स की बात हो रही है। मतलब अकेले यूनियन कुछ नहीं कर सकता, उसको पता है। तो यूनियन और स्टेट्स दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होगी। अब इस काउंसिल मीटिंग में 8 परमानेंट थीम्स ली गई हैं, मतलब 8 मेन थीम्स ली गई हैं जिसके तहत इस मीटिंग को किया जाएगा। जैसे पहली थीम तो यही है, विकसित भारत एट 2047। दूसरा है एमएसएमई, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ बात हो रही है, तो उस पर बल दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे बल दिया जाएगा। मिनिमाइजिंग कॉम्प्लियंसेस, ठीक है, तो मिनिमम कॉम्प्लायंसेस का मतलब ये है कि आपको पता होगा कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ सेटअप करनी पड़ती है तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट से नियम कानून बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तो उसको कम से कम किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात इसमें करी जा रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत के लिए। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करी आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा भारत में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी भूखे पेट रात में सोते हैं। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात करी आ रही है, और मेनली ये जो है रोजगार के लिए है कि अगर किसी के अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी तो अपने आप से उसको जॉब मिल जाएगी। गति शक्ति की बात करिए, गति शक्ति का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे हैं उसमें गति दी जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 8 थीम्स को समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें पार्ट कौन ले रहा है, कौन कौन से लोग इसमें पार्ट लेंगे? तो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट के हों, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हों, किसी भी यूनियन टेरिटरी के, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स मतलब जितने भी आप अगर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स मेनली की बात करी जाए तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन अगर आप देखेंगे तो ये नीति आयोग का, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे मेंबर होते हैं किसके? नीति आयोग के। इसके साथ ही साथ जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, और यही प्रेसाइड करेंगे इस मीटिंग को। अब आपको पता होगा इंडिया जो है 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये भी इंपॉर्टेंट जानना है, तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एक
अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट किसका है, सुमन शर्मा जी का है। ये IRS ऑफिसर हैं 1990 बैच की। इनको मेंबर बनाया गया है किसका, यूपीएससी का, और इनको ओथ दिलाई गई है। और ओथ किसने दिलाई है, चेयरमैन जो है यूपीएससी के, जिनका नाम है मनोज सोनी, इन्होंने इनको ओथ दिलाई है। इसके बाद उड़ान 5.1 जो है उसको लॉन्च किया गया है। उड़ान आपको पता होगा उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है। 5.1 इसका वर्जन लॉन्च किया गया है और मेनली जो है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम होती है, ठीक है, उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया। मतलब रीजनल कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अभी तक जो उड़ान था वो मेनली अगर आप देखेंगे तो एयरवेज में एरोप्लेन तक ही सीमित था, जेट्स तक ही सीमित था। लेकिन अब इसको किस में ले आए हैं, तो हेलीकॉप्टर रूट्स में भी इसको क्रिएट कर दिया गया। मतलब इसको भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और समझनी है कि अभी तक क्या होता था कि हेलीकॉप्टर के रूट में आपको दोनों डेस्टिनेशन, जहाँ से जाना और जहाँ तक जाना है, दोनों डेस्टिनेशन कैसे होने चाहिए, प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। लेकिन अब क्या कहा है कि वन ऑफ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन लोकेशन इज इन द प्रायोरिटी एरिया। मतलब जो रूट्स होंगे उसमें से एक ऐसा डेस्टिनेशन होना चाहिए जो प्रायोरिटी एरिया में होना चाहिए, बाकी दूसरा किसी भी एरिया में हो सकता है जहाँ पर हेलीपैड्स हों, ठीक है। इसके बाद आप ये समझ सकते हैं जो एयर फेयर कैप्स हैं, मतलब जो फेयर कह सकते हैं, वो 25% का रिडक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो जारी करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को, ठीक है, और असम गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और कहाँ पर ये इको सेंसिटिव जोन को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो पबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है, वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन क्रिएट करने की बात हो रही है। अब ये पहले देख लेते हैं पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, तो ये फ्लड प्लेन्स में है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो असम में फ्लो होती है, आती तो बहुत दूर से है, वहाँ के ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है, जो कि आपको पता होगा काजीरंगा में फेमस है। इसीलिए पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक और नाम दिया गया है, मिनी काजीरंगा भी इसको कहा जाता है। अब ये इको सेंसिटिव जोन क्या होती है, इसकी क्या जरूरत है, तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी हो सकता है, तो इसके आसपास का अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है, उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस एरिया पे क्या कर देते हैं कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ या जितनी भी वैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए माइनिंग हो रही है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पोल्यूशन क्रिएट करे, जो लैंड डिग्रेडेशन क्रिएट करे, उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दिया है। तो इसी को कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो जोन बनता है, इस पे जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, रेगुलेट करती है सरकार इन सब चीज़ों को, या बिल्कुल मनाही कर देती है, तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, ठीक है। और मेनली ये बफर का काम करती है, किसका काम करती है, बफर का काम करती है। तो यहाँ पर वही सारी बातें कही गई हैं। तो सराउंडिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ 10 किलोमीटर की रेंज में बनाया जाएगा, या इसको बढ़ा भी सकते हैं। और ये किसके थ्रू आया था, तो इको सेंसिटिव जोन की जो बात करी गई है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का था, उसके थ्रू इसको लाया गया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ बात करी गई है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर जो हमने आपको रेंज बताई, तो उसको और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के रूप में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये आज का पूरा आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था। तो इसके साथ ही साथ जो कल का टॉपिक होगा उसको हम लोग कल लेके आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।